हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं पायल सिंह और आज हम करेंगे टोपोग्राफिकल मैप। दिस मैप होल्ड्स 10 मार्क्स ऑफ वेटेज इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट दिस चैप्टर इज़। मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इस मैप में, जिसकी वजह से वो अपने पूरे 10 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। Believe me, watch this video carefully and all your doubts and concepts will get cleared. So let's get started. You see on your screen two kinds of map. एक है वर्ल्ड मैप और दूसरा है इंडिया का मैप। वर्ल्ड मैप में आपको सारी कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल इंडिया, और इंडिया को अगर हम अलग करते हैं तो यू कैन सी नाउ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। सपोज़ वी टेक वन स्टेट उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के किसी एक शहर को ले लेते हैं और उस शहर के किसी एक छोटे से हिस्से को अगर हमें डिटेल में स्टडी करनी हो तो हमें टोपोग्राफिकल मैप की ज़रूरत पड़ती है। नाउ हाउ अ टोपोग्राफिकल मैप इज़ डिराइव्ड। इंडिया का मैप आपको दिख रहा है और वो पूरा का पूरा मैप कई सारे ग्रिड्स में डिवाइडेड है। हर ग्रिड को फर्दर डिवाइड किया गया है कई सारे अल्फ़ाबेटिकल ग्रिड में, और हर एक अल्फ़ाबेटिकल ग्रिड को डिवाइड किया गया है कई सारे नंबर्स में, दैट मीन्स न्यूमेरिकल ग्रिड्स में। तो यू नो हाउ डिटेल दिस स्टडी इज़। जो आपके सिलेबस में जो टोपोग्राफी शीट आती है वो है राजस्थान का ये एरिया जो G43 है, विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू अल्फ़ाबेटिकल ग्रिड्स, और उसका जो S पार्ट है और उस S पार्ट का 7th ग्रिड, दैट मीन्स G43 S7 is the topo sheet of your syllabus. So can you understand इतने छोटे से एरिया को कितने डिटेल में टोपो शीट में डिस्क्राइब किया गया है या दिखाया गया है। That is what a topo sheet is. Now, the word topography has been derived from two Greek words, that is topo and grapho. ठीक है, टोपो का मतलब होता है प्लेस एंड ग्राफो मीन्स टू ड्रॉ। सो दैट इज़ हाउ टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी मैप होता है जो एक अर्थ सरफेस के एक एरिया को डिटेल में जब दिखाया जाता है तो उसे टोपोग्राफिकल मैप के थ्रू ही दर्शाया जाता है। टोपोग्राफिकल मैप को टोपोग्राफिकल सर्वे शीट या टोपो शीट भी कहा जाता है। नाउ टोपोग्राफिकल मैप में दो चीज़ें दिखाई जाती हैं, एक होता है फिजिकल फीचर और दूसरा होता है कल्चरल या फिर मैन मेड फीचर। फिजिकल फीचर इज depicted through contour lines like the mountain, the hills, the plateaus, the valleys। ये सारी चीज़ें contour lines के थ्रू दर्शाई जाती हैं। Whereas the cultural और the man-made features like railways, road, bridges, buildings, ये सारी चीज़ें conventional symbols के थ्रू मैप में दिखाई जाती हैं। So remember that there are two kinds of features in a topographical map. One is the physical feature which is shown through a contour lines. The other is the man-made feature which is depicted through a conventional symbol. Now before we start with the topographical map, it is very important to know the directions. बिना directions जाने हम किसी भी मैप को रीड नहीं कर सकते। Now the four major directions are very easy way to remember the directions is your head will be your north, your toe will be the south, your right hand will be east and your left hand will be west. Okay, तो ये हो गए आपके four major cardinal directions. Now there are intermediate directions also. Let's make the intermediate directions. north और east के बीच में आएगा north east, साउथ और ईस्ट के बीच में आएगा साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में आएगा साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नाउ आई आस्क यू अ क्वेश्चन। देयर इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। द क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट बी। तो करना क्या होता है, ए और बी के पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया,
Now we will make 4 cardinal directions, that is north, south, east and west. Now look where point B is. North और east के बीच में है. So the location of point B with respect to point A will be north east. Now this is how you find out the location of a place. तो इसके लिए आपको डायरेक्शंस का जानना बहुत ज़रूरी है. I hope this is clear. Now let us understand what is 4-figure grid reference and 6-figure grid reference. Now to locate any place on a map we require the latitude and longitude. ठीक है, लेकिन टोपो शीट पे आपको नज़र आएंगे रेड कलर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन. जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो होते हैं नॉर्दिंग्स एंड दे मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ. नॉर्थ ऊपर होता है. वेर एज द वर्टिकल लाइन्स जो स्टैंडिंग लाइन्स होती हैं दे आर कॉल्ड ईस्टिंग्स and their numerical value increases as it moves towards the east. Okay, so as it moves towards the east it increases. Now these lines you see on your screen, these are vertical lines, they are called easting. इनको हम एक numerical value दे देते हैं, suppose 22, 23, 24 and 25. जैसे नीचे लिखा होता है वैसे ही ऊपर भी सेम चीज़ लिखी होती है. नाउ व्हेन दे मूव टूवर्ड्स ईस्ट, प्लीज रिमेंबर ईस्ट इज टूवर्ड्स योर राइट हैंड. सो व्हेन दे मूव टूवर्ड्स ईस्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीजेज. जैसे 22, 23, 24, 25. सो दे आर कॉल्ड ईस्टिंग. एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि दीज नंबर्स आर ऑलवेज इन 2 डिजिट. ये कभी सिंगल डिजिट में नहीं मिलेगा. इवन फॉर दैट मैटर व्हेन 0 इज रिटन वो 00 लिखा होगा. क्लियर. नाउ कम्स द नॉर्दिंग. नॉर्दिंग्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो नॉर्दिंग होती हैं. एंड व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, जब हम नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो ये इंक्रीज करती हैं. दे आर कॉल्ड नॉर्दिंग. Suppose we give them the number 44, 45, 46 and 47. Similarly this side also. Now each grid, if you look, they both form a grid. दोनों grid form करते हैं. Each grid is 2 centimeter each. ये आप स्केल से भी नाप सकते हैं अपने टोपो शीट पे. 2x2 सेंटीमीटर की आपको ईच ग्रिड मिलेगी. नाउ 2 सेंटीमीटर ऑन अ टोपो शीट इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोमीटर ऑन द एक्चुअल ग्राउंड. ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है. नाउ अ 4-figure grid reference is used to locate an object which occupies a larger area in a particular grid. फॉर एग्जाम्पल कोई सेटलमेंट हो गया, कोई एम्बैंकमेंट हो गया, कोई रिवर हो गई, कोई लेक हो गया, उसके लिए 4-figure grid रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाता है उसे ढूंढने, उसे निकालने के लिए. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई मेक अ रिवर एंड आई नेम इट एज सीपू रिवर. ठीक है, ये हो गया सीपू रिवर यहाँ पे. अब सीपू रिवर का हमें 4-figure grid रेफरेंस निकालना है. सबसे पहले 4-figure grid रेफरेंस में आपको ईस्टिंग देखनी होती है और फिर उसके बाद नॉर्दिंग्स. ये थंब रूल है, इसी को फॉलो करना है. नाउ ईस्टिंग्स लाइक आई सेड आर द वर्टिकल लाइंस. ये जो स्टैंडिंग लाइंस होती हैं, खड़ी लाइन, इसको ईस्टिंग कहते हैं. अब हमें देखना है कि सीपू रिवर किन 2 ईस्टिंग्स के बीच में है. दैट मीन्स इट इज़ बिटवीन 24 एंड 25. लेकिन जो छोटा नंबर होता है उसे हम एज अ ईस्टिंग लेते हैं. हियर 24 इज स्मॉलर देन 25, सो वी विल टेक 24 एज ईस्टिंग. नाउ कम्स द नॉर्दिंग. नॉर्दिंग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है and Seepur River lies between 2 northings, that is 46 and 47. यहाँ भी 46 and 47 is written here.
अगेन हियर द सेम रूल इज फॉलोड, जो छोटा नंबर होगा वो हम लेंगे और इस कंडीशन में जो छोटा है वो 46 है, लेस देन 47. So we will write 46 as Northing. So the 4-figure grid reference of Sipur river is 2446. I hope ये clear है. बहुत easy है और बहुत ही easily आप इसे solve कर सकते हैं. अब आते हैं हम 6-figure grid reference पे. 6-figure grid reference है कि आप किसी भी ऐसे छोटे ऑब्जेक्ट को अगर आपको लोकेट करना हो, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, ट्रायंगुलेटेड हाइट हो गया, स्पॉट हाइट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इन सारी चीज़ों को के एग्जैक्ट लोकेशन को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हमें उसके लिए 6-figure ग्रिड रेफरेंस का इस्तेमाल करना होता है. नाउ सपोज देयर इज अ टेम्पल, यू कैन सी अ टेम्पल हियर. जिस ग्रिड में वो टेम्पल है, दैट इज द ईस्टिंग एंड द नॉर्थिंग, जिस ग्रिड में वो टेम्पल है उस ग्रिड को आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. स्केल लीजिए और ऐसे ही 0 to 10, ये दिख रहा है ये लाइंस, इस तरह से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. लेट्स सी इट ओवर हियर, दिस इज मोर क्लियर. ये 10 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. नाउ the vertical lines, that is the easting, we will join the line. Suppose this is the dotted lines, we will join this line to the temple and then we will, this is the easting, and here is the horizontal line, this line will be joined here. ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, पहले सबसे पहले वापस हम 4-figure ग्रिड रेफरेंस निकालेंगे, दैट इज द ईस्टिंग एंड द नॉर्थिंग. ईस्टिंग इसकी है बिटवीन 26 एंड 27, तो हमने छोटा वाला नंबर लिया है, दैट इज 26. वी विल लीव अ स्पेस फॉर द 3rd figure, देन वी विल राइट द नॉर्थिंग्स. Northing is between 90 and 91. Again we will take the smaller number, that is 90, and then we will leave space for the 6th figure. Now to find out the 3rd figure of easting and 6th figure of the northing, what we will do, we have already joined these two lines. तो जो easting है वो 2 है यहाँ पे, so we will write 2 here, and जो northing है वो 5 है यहाँ पे, we will write 5 here, and now you get the 6-figure grid reference. ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, so these are the 6-figure grid reference of this temple, 26290 This is the 6-figure grid reference of the टेम्पल. आई होप समझ में आ गया होगा, इससे आसान कुछ नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन योर बोर्ड एग्जाम इज टू फाइंड आउट आइदर द 4-figure ग्रिड रेफरेंस और द 6-figure ग्रिड रेफरेंस. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ये आपको सॉल्व करके मुझे बताना है. लेट्स सी हु सॉल्व्स इट फर्स्ट. पहले आप सॉल्व करते हो या पहले मैं. फाइंड द 4-figure ग्रिड रेफरेंस ऑफ द सेटलमेंट हेबतपुर इन द फिगर. ये हेबतपुर है और आपको 4-figure ग्रिड रेफरेंस निकालना है. लेट्स टेक इट आउट. नाउ द फर्स्ट इज द ईस्टिंग्स. हमने ईस्टिंग्स चेक करनी है, 43 और 44 के बीच में है, तो वी विल राइट ईस्टिंग फर्स्ट. 43 इज द स्मॉलर डिजिट, इसको लिख लिया. देन वी विल लुक फॉर द नॉर्थिंग, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. It is between 85 and 86, and we will again take the smaller digit, so northing will be 85. So the 4-figure grid reference of Hebatpur is 4385. I hope it is clear. I am sure you must have solved it too. सही सॉल्व किया होगा आपने. Let's take an example. Suppose there is a perennial well in
हेबतपुर, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पेरिनियल वेल बना दिया, एक छोटा सा, ठीक है, ब्लू सर्कल। अब आपको इसका 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना है। 4 फिगर हमें ऑलरेडी पता है। 6 फिगर निकालने के लिए लाइक वी डिस्कस्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लेट्स मेक 1 हियर 10। फिर अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन यू हैव टू यूज स्केल। मैंने ऐसे रफली बना दिया है क्योंकि स्केल पॉसिबल नहीं है, सो यू विल हैव टू यूज योर स्केल टू मेक द एग्जैक्ट लाइन्स। नाउ हम पहले ईस्टिंग्स को ज्वाइन करते हैं। सपोज दिस इज द लाइन, हमने ये ज्वाइन किया इसको, एंड लेट्स नाउ ज्वाइन द नॉर्थिंग्स, ठीक है। अब हम इसे लिखते हैं। ईस्टिंग हो गई वापस से 43, वी हैव पुट अ डैश फॉर द थर्ड फिगर, और नॉर्थिंग हो गई 85 जो हमने ऑलरेडी निकाला था, विल अगेन पुट अ डैश। नाउ द ईस्टिंग इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गई यहाँ पे, और नॉर्थिंग्स 1 2 3 4 5 6 हो गई। तो 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस विल बी 4 3 9 8 5 6। दिस विल बी योर 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। बहुत इजी है, कुछ भी ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। ऑल यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट कि पहले ईस्टिंग लिखते हैं, ईस्टिंग फिर नॉर्थिंग लिखते हैं, और ईस्टिंग में भी जो छोटा नंबर होगा वो लिखेंगे, नॉर्थिंग में भी जो छोटा डिजिट होगा 2 नॉर्थिंग्स के बीच में वो लिखेंगे। दैट विल गिव यू द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस। एंड 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस के लिए वापस आप ईस्टिंग और नॉर्थिंग वार्निंग लाइन्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंड देन यू विल जॉइन द लाइन्स टू द ऑब्जेक्ट, यू विल गेट योर 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। दैट इज what a 6 figure grid reference is. Now the next topic is your contour lines. Like I told you that in a topographical map there are 2 kinds of features. One is the physical feature and the other is the man-made feature. Now in physical features, mountains, hills, valleys, plateaus, lakes, ये सारी चीजें आएंगी. Anything that nature has provided us, God has made it, and that is physical feature. Now physical features are depicted through a contour line. What are contour lines? The lines that join the places having the same height above the mean sea level are called contour lines. Now if you see there is a mountain, ये mountain है और इसका जो बेस है वो 0 मीटर हाइट पे है। अब आप देख सकते हैं कि 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर इस इंटरवल पे 20 मीटर्स के गैप पे ये लाइंस, कॉन्टूर लाइंस बनी हुई हैं। नाउ ये सर्कुलर लाइंस होती हैं जिसमें कोई गैप नहीं होता है, दे आर जॉइंट, इनके एंड्स जॉइंट होते हैं, और जैसे जैसे माउंटेन की हाइट बढ़ती जाएगी ये सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। इफ यू लुक दैट, सो दिस इज द peak and there can be a small dot if there is a conical peak there, ठीक है। so ऐसे बनती है contour lines. now there is vertical intervals also. vertical interval is the vertical distance, ये जो vertical distance है between 2 contour lines is called vertical intervals. अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्लोप्स। अब पहाड़ आपको 2 तरह के दिखते होंगे, एक में जहाँ बहुत शार्प स्लोप है, स्टीप स्लोप है, और दूसरा थोड़ा जेंटल स्लोप होता है। सो वेयर देयर इज स्टीप स्लोप यू कैन सी द कॉन्टूर लाइन्स वेरी क्लोज टू ईच अदर. सी दिस इज द स्टीप स्लोप, सो यू कैन सी द कॉन्टूर लाइन्स वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. वेयर देयर इज अ जेंटल स्लोप, जहाँ पे जेंटल स्लोप है, आराम से आप उतर सकते हो उस पहाड़ से, वहाँ का जो कॉन्टूर लाइन होगा वो एक डिस्टेंस पे होगा और दूरी पे होगा एक दूसरे से. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टूर लाइन्स ऑफ अ स्टीप स्लोप एंड अ जेंटल स्लोप. कॉन्टूर लाइन के थ्रू ही हमें पता चल जाता है कि पहाड़ खड़ा है एकदम या थोड़ा उसका जो स्लोप है वो जेंटल है. सो
Let's understand through a picture. Steep slope और gentle slope का क्या difference है? Steep slope again if you see the contour lines are very close. यहाँ पे आपको दिख रहा है close lines. So this is a steep slope. That is how a gentle slope जहाँ होगा वहाँ पे contour lines दूर दूर होंगी एक दूसरे से. You see it is far from each other. So that is the difference between a steep slope and a gentle slope. अब आते हैं conical hill. ये पहाड़ जो दिख रहा है you can see it has got a peak. यहाँ पे एक point है. अगर इसको डिपिक्ट करना है थ्रू अ कॉन्टूर लाइंस तो यू कैन सी बिग सर्कल्स. सबसे जो ब्रॉडर बेस है वो सबसे बड़ा सर्कल है. फिर जैसे जैसे पहाड़ ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं जो सर्कल्स हैं वो छोटी होती जा रही हैं. सॉरी जस्ट आई रब इट एंड डू इट वंस अगेन. जैसे जैसे हम पहाड़ के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ऊपर चढ़ते जा रहे हैं जो सर्कल्स हैं वो क्या हो रही है छोटी होती जा रही हैं. सो अंदर जाते जाते देयर विल बी अ सर्कल विच इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सर्कल फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड. और यहाँ पे एक पॉइंट होगा विच विल टेल यू द पीक ऑफ द माउंटेन. ठीक है. सो अ डॉट विल बी द स्पॉट हाइट ऑफ दैट माउंटेन. यहाँ पे अगर ये डॉट है तो इसका मतलब वो स्पॉट हाइट है माउंटेन का. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज द प्लेट्यू. प्लेट्यू भी हम कॉन्टूर लाइंस के थ्रू डिपिक्ट कर सकते हैं. हमें कैसे पता चलेगा टोपो शीट पे कि कौन सा प्लेट्यू है? कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि जो आपके साइड्स हैं प्लेट्यू के वो नॉर्मली स्टीप होते हैं. तो यू विल फाइंड द कॉन्टूर लाइंस क्लोजर एट द आउटर एरिया वेर एज देर इज the sides are packed whereas the center is generally absent. यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा. ये एरिया खाली होगा और जो साइड्स हैं इसके वहाँ पे contour lines बहुत पास पास होंगी. So that will depict that it is a plateau and it is not a mountain. Mountain में सर्कल धीरे धीरे अंदर जाके छोटा होने लगता है. Whereas in a plateau the center is absent and there are no contour lines in the center. So this is the plateau. Now let's discuss ridge and saddle. ये भी बहुत आसान है इसको स्पॉट करना टोपोग्राफिकल मैप पे. रिज इज अ बेसिकली विच इज हाई लैंड एंड हैज मोर देन वन समिट. समिट मतलब चोटी होती है पहाड़ की. और इफ यू रीच द टॉप ऑफ द हिल then you will find that there are consecutive 2-3 summits in one mountain. So that is called a ridge. Now again the side of the ridge have steep slopes. ये बहुत steep slopes होते हैं and it is depicted by long and closely spaced contour. यहाँ पे दिख रहा है ये आपके ऐसे हैं ये कॉन्टूर लाइंस और बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से. और बीच में ये जो 3 समिट्स हैं ये ऐसे डिपिक्ट किए जाते हैं इस कॉन्टूर लाइंस के थ्रू. ठीक है. ये 3 समिट्स को डिपिक्ट कर रहे हैं. बीच में इफ यू सी that between 2 summits there is a flat and gentle slope. एक डिप्रेशन टाइप का है बीच में. 2 पहाड़ों के बीच में you see there is a depression here. ये आपको फ्लैट लैंड थोड़ा सा दिखेगा between 2 summits. Okay, this is called a saddle. सैडल वर्ड आया है जब हॉर्स के ऊपर जो उसका हम सीट लगाते हैं उसके ऊपर फिर घुड़सवार बैठता है. सो दैट इज कॉल्ड अ सैडल. सो फ्रॉम देयर द वर्ड हैज कम सैडल. तो ये इट जस्ट लुक्स लाइक अ हॉर्स सैडल. दैट इज व्हाई द नेम गिवन सैडल. सो दिस इज हाउ इट इज डिपिक्टेड इन अ टोपोग्राफिकल sheet. Now let's see a topo sheet and understand what a saddle is. Now you can see
दिस इज अ समिट, देयर आर टू समिट, और इन दो समिट के बीच में ये एक डिप्रेशन है, इसको कहते हैं सैडल. बिटवीन टू समिट, let me just redo it for you so that you easily understand. Now this is a summit here and there is a summit here, and between two summit this is a saddle. ठीक है, तो that is how you depict a saddle on a topographical map. Okay, ये हो गया आपका saddle. Now what is a spur? Spur is an elevated region that separates one valley from another. One valley from another मतलब ये देखो, ये है spur. यहाँ पे spur are the contour lines of a spur are normally U-shaped और V-shaped. ठीक है, या तो U-shaped होंगे या V-shaped होंगे, and it will generally point toward the lower elevation. ठीक है, ये दिख रहा है, ये नीचे की तरफ पॉइंट करता है और ये दो वैलीज के बीच में होता है. इट्स एन एलिवेटेड लैंड एंड दिस डिपिक्ट्स द स्पर. तो इसे स्पर कहते हैं, वैली एंड स्पर. आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन to valley. Valley is between two mountains. A lowland is called valley. जिसे कहते हैं हम घाटी भी. दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है, नीचे जो जगह होती है, उसको वैली कहते हैं. वैली दो तरह की होती है, एक वी शेप्ड वैली होती है और एक यू शेप्ड वैली होती है. दो तरह की वैली. वी शेप्ड वैली ऐसे डिपिक्ट होती है कॉन्टूर लाइंस में, और यू शेप्ड वैली ऐसे जस्ट लाइक अ टोम ये डिपिक्ट होती है इन अ कॉन्टूर, थ्रू अ कॉन्टूर लाइंस. Now what is scarpment? Scarpment is again a very extensive and steep side of a hill, plateau or a ridge. It is just not with the mountain. It could be a plateau, it could be a ridge or it could be a hill. Very steep slope. Okay, और इसकी जो contour lines होती हैं वो बहुत पास होती हैं. If you can see this, ठीक है, but they do not cross each other, but they are very क्लोज टू ईच अदर. एक दूसरे को टच नहीं करती बट बहुत क्लोज होती हैं. प्लीज डू नॉट टेक दिस एज बिकॉज आई हैव ड्रॉन एंड इट इज टचिंग द लाइन्स. यू कैन सी दीज लाइन्स आर नॉट टचिंग ईच अदर and they are very close to each other. So a very sharp slope is called scarpment. So this is scarpment. वैली हो गई, स्कारपमेंट हो गया, स्पर हो गया, रिज हो गया, सैडल हो गया, प्लेट्यू हो गया, हिल हो गया एंड स्पॉट हाइट हो गई. नाउ कम्स वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड क्या है? अ वाटर डिवाइड इज नॉर्मली इट्स अ हाईलैंड. ठीक है, माउंटेन पे हो सकता है, रिज पे हो सकता है, जो सेपरेट करता है दो वाटर रिवर बेसिन्स को. ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, लेट मी रब इट एंड शो इट टू यू अगेन बिकॉज आई हैव ड्रॉन द लाइन. ये जो डॉटेड लाइन्स आपको दिख रही है वाटर डिवाइड कर रहा है, ये टू रिवर बेसिन्स को डिवाइड कर रहा है. एंड देन द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम ऑल साइड्स. नॉर्मली ये हिली एरियाज में होता है एंड the rivers they entirely flow in different directions, and the two river system flow in different directions and they do not meet each other. So this is called water divide. I hope this is clear to you. These are all depicted through a contour lines. अब हम डिस्कस करते हैं हाइट्स के बारे में. स्पॉट हाइट, ट्राइंगुलेटेड हाइट, रिलेटिव हाइट, बेंचमार्क, क्या डिफरेंस है इन सब में, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. नाउ स्पॉट हाइट इंडिकेट्स द एक्चुअल हाइट ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी लेवल, फ्रॉम द मीन सी लेवल. अनलाइक द कॉन्टूर लाइन्स, इट डज नॉट टेल यू द रिलीफ फीचर कि ये माउंटेन है या प्लेट्यू है या हिल है. इट विल जस्ट टेल यू द एग्जैक्ट height of that place from the sea level. Now spot height is normally denoted with a spot first
and then a number written after it. So let's take it 253. ये नंबर हो गया. ऐसे डिनोट होता है स्पॉट हाइट. Now comes the benchmark. Benchmarks are normally etched on a stone or a building to indicate the accurate height, and it is determined by the सर्वे किया होता है और सिर्फ उसके आगे BM लिखा होता है और हाइट लिखी होती है उसकी. इससे पता चल जाता है कि ये सर्वेड हाइट है फ्रॉम द अथॉरिटीज. Now comes the triangulated height. Triangulated height भी same है. It is the actual height from the sea level and it is depicted by a triangle first and then a number afterwards. Suppose a triangle and I have written 652 or here it is mentioned 340. So it is mainly used to depict the mountain peaks indicated by a triangle and then a number that follows it. So ये हो गए आपके स्पॉट हाइट, बेंचमार्क्स और ट्रायंगुलेटेड हाइट. अब आते हैं रिलेटिव हाइट पे. रिलेटिव हाइट कैसे डिफरेंट है फ्रॉम स्पॉट हाइट एंड ट्रायंगुलेटेड हाइट इज दैट इट इज नॉट डिपिक्टेड फ्रॉम द sea level. It is with respect to the surrounding of that area. So and a number is written, suppose 6 is written और उसके बगल में R लिखा होगा which means relative height. अब relative height और relative depth दोनों ही होता है. कैसे पता चलेगा कि कहाँ height है और कहाँ depth है? तो उसको समझने के लिए जो हाइट होगी वो डैम या फिर एम्बैंकमेंट के आगे होगा और जहाँ भी पेरिनियल वेल होगा, ब्लू कलर के सर्कल फिल्ड होगा, उससे पता चलेगा कि वहाँ पे रिलेटिव डेप्थ है. ऑब्वियसली जो वेल होगा वो डीप होगा और जो डैम होगा उसकी हाइट होगी, उसकी डेप्थ तो हो नहीं सकती. तो यू कैन ईजिली फिगर आउट कि ये यहाँ पे रिलेटिव हाइट है और यहाँ पे रिलेटिव डेप्थ है. फॉर एग्जाम्पल सी दिस 6R इज मेंशन्ड हियर. तो ये एक डैम है और यहाँ पे 6R क्या होगा, ये इसकी मीटर्स में हाइट होगी. वेयर एज इफ यू लुक एट दिस देयर इज अ ब्लू डॉट हियर एंड 20R इज रिटन. दैट मीन्स इस पेरिनियल वेल की 20 मीटर्स डेप्थ है. सो दिस इज व्हाट रिलेटिव हाइट एंड रिलेटिव डेप्थ मीन्स. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट इज द ड्रेनेज पैटर्न. 4 तरह के ड्रेनेज पैटर्न्स हैं. वन इज द डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न. डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न में जो मेन रिवर होती है उसको कई सारी ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन करती हैं एंड दे फॉर्म अ पैटर्न लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ये दिख रहा है ट्री की ब्रांचेस जैसी लग रही हैं. सो दिस इज कॉल्ड डेंड्रियाटिक pattern. It is normally found under the it flows on a flat land and it indicates soft surface rock material. और ये वाला जो पैटर्न है it is suitable for agriculture. ठीक है, आता है नेक्स्ट इज द ट्रेलाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम. ट्रेलाइज्ड में एक मेन रिवर होगी और कई सारी जो स्ट्रीम्स होंगी वो पैरेलली आके मेन रिवर को ऐसे ज्वाइन कर लेंगी. ठीक है, दिस इज द पैटर्न दे फॉर्म. एक राइट एंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इफ यू कैन सी, है ना. और इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइन बैंड्स ऑफ ऑल्टरनेट सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक्स एंड द प्रेजेंस ऑफ लाइमस्टोन. अब जहाँ लाइमस्टोन होगा वहाँ ऑब्वियसली लैंड उपजाऊ नहीं होगी, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होगी. सो दिस काइंड ऑफ ट्रेलेज ड्रेनेज सिस्टम is not good for agriculture. अब आता है रेडियल. रेडियल पैटर्न इज नॉर्मली फाउंड इन द माउंटेन और अ हाईलैंड. ठीक है, हिल्स पे होगा और यहाँ से जो रिवर रेडिएट होगी, यहाँ से नदी जो ऐसे ऐसे करके निकलेगी अलग अलग दिशा में. इट इज जस्ट लाइक द व्हील का जो ये है ना सेंटर, यहाँ से ये जो आपके ये निकले होते हैं तीलियां, ये इसी पैटर्न को फॉलो करती हो. तो ये हाईलैंड हो गया, ये पहाड़ हो गया बीच में, और ये जो नदी स्ट्रीम आउट कर रही है, दे आर फॉर्मिंग अ रेडियल पैटर्न दैट इज कॉल्ड अ रेडियल ड्रेनेज. Now comes the underground drainage. This is again in a limestone area. The stream suddenly disappears. ठीक है,
रिवर्स दिखती है, फिर सडनली गायब हो जाती है, फिर कुछ दूर बाद वापस से रीअपियर हो जाती है. सो दैट इज कॉल्ड द अंडरग्राउंड ड्रेनेज पैटर्न. सो रिमेंबर ऑल द 4 ड्रेनेज पैटर्न. ये भी दे आर, इट इज ऑफन आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम. और आपको टोपो शीट पे इजीली यू कैन स्पॉट कि ये रेडियल है या ये ट्रेलाइस है या दिस इज अ डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न. वो आप इजीली स्पॉट कर सकते हो इफ यू नो द डायग्राम वेल. ओके, नाउ लेट्स कम टू द कलर्स. कौन सी कलर क्या सिग्निफाई करता है? ब्लू कलर सिग्निफाइज द वाटर बॉडीज. Green is the vegetation, forest and lowland. Yellow is the desert and agricultural land. Agricultural ज़्यादा होता है, desert कम. Hills, जो brown color होता है ना, वो hills, plateau, contour lines show करता है and height of the mountains. Black is the boundary, railway, dry stream. If you see, अगर ये river है और उसमें black dots हैं, lines हैं, तो you can easily spot. Sorry, I am using red color, but इट्स सपोज टू बी इन ब्लैक. ठीक है, तो ये बाउंड्रीज और रेलवे लाइंस को ब्लैक कलर डिपिक्ट करता है. और रेड कलर इज ऑल द परमानेंट सेटलमेंट, विलेजेस, सिटीज एंड रोड्स. तो जितने भी आपके सेटलमेंट से घर बने होंगे वो रेड कलर के होंगे. नाउ कुछ सिंबल्स को जानते हैं, इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये सिंबल्स बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं आपके टोपो शीट में. और क्वेश्चंस जब आते हैं तो कुछ सिंबल्स आपको याद होने चाहिए ताकि आप इजीली उनको टोपो शीट पे आप स्पॉट कर सकें. सो ट्री इज लाइक ग्रीन एंड देन इफ देर इज अ ट्री मेड एंड अ नंबर इज रिटन, दैट मीन्स इट्स अ सर्वेड ट्री. नाउ ब्लू कलर डॉट विथ blue color filled in it is the perennial lined well, whereas just a blue circle is a perennial unlined well, कच्चा कुआं. ठीक है, now if you see this and if there is a seasonal well, then there you can see with a black dot inside it. इसके अंदर white के अंदर black dot आपको दिखेगा और वो पता चलेगा कि सीजनल वेल है. जब बारिश आती है तो ये भरता है और उसके बाद वापस सूख जाता है. नाउ ब्रोकन ग्राउंड, दिस इज द हाउ यू विल सी द ब्रोकन ग्राउंड. ये ऐसे दिखेगा टुकड़ों में ब्रैकेट्स बने हुए. दैट मीन्स इट इज नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन, इट्स अ पास्ट लैंड. डॉट 3R इज द रिलेटिव हाइट एंड रिलेटिव डेप्थ. डॉट 4.8 अगर लिखा है, 4.8 इज जस्ट एन एग्जाम्पल. कोई भी नंबर लिखा है तो ये स्पॉट हाइट दिखाता है अबव द सी लेवल. ट्रायंगुलेटेड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ट्रायंगल फॉलोड बाय अ नंबर इज द ट्रायंगुलेटेड हाइट. डेप्थ लिखा होगा जहां वहां डिप्रेशन है. डिप्रेशन मतलब गड्ढा. नॉर्मली आपको डेजर्ट एरिया में डिप्रेशन मिलेगा जब वहां से सैंड उड़ के कहीं और चला जाता है और वहां पे एक गड्ढा सा फॉर्म हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अ डिप्रेशन. पोस्ट ऑफिस, ऑफ कोर्स ब्लू एंड रेड कलर का पोस्ट ऑफिस होगा इस तरह का, तो यू कैन easily identify it as a post office. benchmark we have already discussed. BM लिखा होगा, उसके बगल में एक नंबर लिखा होगा which is being surveyed by Survey of India. ये अगर BM है मतलब उसको सर्वे किया हुआ है वो. छतरी एक डोम टाइप का बना होगा. इट्स नॉर्मली रिलेटेड टू अ रिलीजियस प्लेस. दैट इज अ छतरी. देन दिस इज सैंड ड्यून्स. ब्राउन कलर का होता है, डॉटेड लाइंस होंगे, ये सैंड ड्यून्स कहलाएगा. टेम्पल ऑफ कोर्स टेम्पल के शेप में होगा, ऊपर कॉनिकल होगा, टेम्पल होगा. चर्च में प्लस का साइन बना होगा, वो चर्च होगा. मॉस्क में एक छोटा सा ऐसे गोल सा बना होगा ऊपर से विद द रेक्टेंगुलर down, that is mosque. Police में of course a square with half of it blue and half of it red is called is denoted as a police station. ठीक है. Now metal road, दो लाइंस ऐसे पैरेलल जा रही हैं रेड कलर की. metal road, dotted lines, unmetal road मतलब कच्चा रास्ता. कार्ट रोड उबड़ खाबड़ ऐसे सर्कुलर हाफ ऐसे वेव्स में होंगी, वो कार्ट ट्रैक है. पैक ट्रैक मतलब कि जहां से आपके कैटल्स, खच्चर, घोड़े ये सब निकले, दैट्स कॉल्ड अ पैक ट्रैक. टैंक्स ऐसे ब्लू कलर का स्क्वायर होगा, फिल्ड होगा ब्लू कलर से. रिजर्वॉयर ऐसे समथिंग लाइक दिस, मोर इन अ रेक्टेंगुलर और अ स्क्वायर शेप रिजर्वॉयर होगा. नॉट कंप्लीटली in that shape but yes little bit similar to that shape.
Then there will be a square with 2 stands of blue color. Overhead tank हो गया ये. That is the बेसिक सिंबल्स. अब सेटलमेंट कैसे, न्यूक्लियर सेटलमेंट रेड कलर के जो स्क्वायर बॉक्सेस होंगे ऐसे पास पास होंगे तो इसको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं. दैट मीन्स वो जगह डेंसली पॉपुलेटेड है. दूर दूर होंगे दैट मीन्स स्कैटर्ड है, लोग तो रह रहे हैं बट पक्के घर हैं. अगर ये फील्ड है दैट मीन्स इट इज अ पक्का हाउस. एंड क्लोजली अगर दिख रहे हैं तुमको तो दैट मीन्स इट्स अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. अगर दूर दूर हैं तो स्कैटर्ड सेटलमेंट है. लीनियर सेटलमेंट मतलब आइदर रोड के किनारे या फिर रिवर के किनारे ऐसे सेटलमेंट्स नॉर्मली देखने को मिलते हैं तो इट इज कॉल्ड अ लीनियर सेटलमेंट. रेडियल मतलब पहाड़ के चारों तरफ, और अगर इसमें कलर नहीं फिल्ड है रेड कलर, दैट शोज दैट इट इज अ कच्चा हाउस, इट इज नॉट अ परमानेंट हाउस एंड इट इज नॉर्मली फाउंड इन द फॉरेस्ट और इन द hilly area. So that is the settlement. Now let's identify the man-made feature. Now there are two types of settlement, temporary and permanent settlement. Now temporary settlement, like I have already told you, is denoted by a hollow red square, whereas a permanent settlement is depicted by a solid red square. So this is a temporary settlement. If you look at this diagram, though white अंदर वाइट है पर स्क्वायर शेप में है, सो दिस इज अ टेम्पररी सेटलमेंट. वेयर एज अ परमानेंट सेटलमेंट विल लुक समथिंग लाइक दिस, विच इज द स्क्वायर्स आर रेड फिल्ड विथ रेड कलर एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो दिस इज अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट विच शोज परमानेंट हाउसेस. सो दिस इज how you depict the settlements on a topographical map. These are some of the symbols which you can easily find. index में दिया होता है टोपो शीट के, वो आपको easily आप देख के उसको आप जान सकते हो. अब हम आते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसे नापते हैं डायरेक्टली? वेरी वेरी इजी. सपोज दिस इज द सेटलमेंट दतानी एंड दिस इज द सेटलमेंट केरिया. ठीक है, इन दोनों सेटलमेंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? हमें करना क्या है? सपोज आई हैव मेड अ सेटलमेंट हियर. एक ये हो गया केरिया और दूसरा हो गया दतानी. ठीक है, तो इन दोनों सेटलमेंट का सेंटर पॉइंट हम निकालेंगे. इसको हमने सर्कल किया और इसको भी हमने सर्कल किया. अब इसका सेंटर पॉइंट हम लोकेट करेंगे. सेंटर पॉइंट यहाँ है और दोनों सेंटर पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे थ्रू अ स्केल. प्लीज यूज अ स्केल. आई डू नॉट हैव अ स्केल हियर. यू यूज अ स्केल टू मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड देन यू मेजर इट थ्रू अ स्केल. अब यहाँ पे स्केल से देखो, स्केल रखा है और स्केल से मेजर किया है. तो स्केल से मेजर करने पे 5.7 आ रहा है. इफ़ यू सी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5.7 है, ये लाइन है. तो 5.7 सेंटीमीटर आ रहा है स्केल पे. लाइक वी नो दैट ऑन अ टोपो शीट ईच ग्रिड इज 2x2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द एक्चुअल मैप. ठीक है, अब स्केल को हमने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, फिर हुआ आपका 0.5 किलोमीटर. तो 5.7 सेंटीमीटर विल बी हाउ मच? दैट इज वी विल डिवाइडेड बाई 2. कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड कर देना है. तो 5.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 विल बी 2.85 kilometer. This is the distance between Datani and Keria. So that is how you take out the direct distance between two settlement or between two objects. ठीक है. Now indirect distance वो आपके syllabus में नहीं है, but again the same way you will take a thread, you will be provided a thread and this is how you just keep the thread between two distance and measure it on scale. You will get the distance. Again the same thing, that is you have to divide it by 2 and you will get the answer. Now this ends your topographical survey sheet explanation. I hope it is clear to you.
प्लीज़ आप अपने प्रैक्टिस वर्कशीट करते रहिए। अगर आपने रेगुलरली प्रैक्टिस वर्कशीट की तो कोई रीज़न नहीं है कि आपको ये 10 में से 10 नंबर ना मिले। सो द लिंक फॉर द प्रैक्टिस वर्कशीट इज़ प्रोवाइडेड टू यू. Do as many worksheet as you can, and that will definitely help you to get better marks. Till then, thank you everyone.